नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये है बच्चों में होने वाली एक प्रकार की जो एपिलेप्सी या मिर्गी है, जिसको कहते हैं एब्सेंस सीजर या फिर एब्सेंस एपिलेप्सी। ये करीब करीब जो पूरे मिर्गी के जितने भी प्रॉब्लम है बच्चों में, उसमें से 12 से जो 20% के आसपास की जो प्रोपोर्शन है, ये एब्सेंस सीजर से एब्सेंस एपिलेप्सी रहती है। यानी कि मतलब 100 अगर मिर्गी के बच्चे हैं तो करीब करीब 12 से 20 बच्चे जो हैं वो एब्सेंस सीजर से एब्सेंस एपिलेप्सी ही होती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके की सिम्टम रहती है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं और इलाज के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो बच्चों में होने वाली जो एपिलेप्सी है या मिर्गी है, इसके बारे में पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कि बच्चों में जो जिस प्रकार की एक बेहोशी होती है या फिर जो फिट्स बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं, ये अलग अलग जो हम वर्ड्स यूज करते हैं और अलग अलग लोकल भाषा में अलग अलग तरीके से इसको हम बोलते हैं। झटके बोलते हैं, कोई चमकी बोलता है। तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए। उनमें से एक टाइप की एपिलेप्सी है, वो है एब्सेंस सीजर या एब्सेंस एपिलेप्सी। अब नाम ही आप समझ सकते हैं, एब्सेंस मतलब एब्सेंट हो जाना, थोड़ी देर के लिए जैसा गायब हो जाना, है ना। तो इस प्रकार की ये सिम्टम रहती हैं। जैसे ज्यादातर क्या होते हैं कि ये जो नॉर्मली ग्रोइंग बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चों में ही दिखता है ये एब्सेंस सीजर्स। और करीब करीब 4 से लेकर 10 साल के आसपास के जो बच्चे हैं, ज्यादातर ये बेटियां रहती हैं। लड़कियों में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है कि 3 में से अगर एब्सेंस एपिलेप्सी के बच्चे हैं तो 2 जो है करीब करीब उसमें लड़कियां ही रहेंगी। मतलब करीब करीब आपका 60-70% चांसेस है कि वो गर्ल्स को ज्यादा रहती हैं, बेटियों को ज्यादा होती हैं। और ये नॉर्मली ग्रोइंग जो स्कूल जो स्टार्ट किए हुए बच्चे रहते हैं उनको ज्यादा होता है, 4 से 10 साल के आसपास। 4 साल से पहले एब्सेंस सीजर जनरली दिखता नहीं है। अगर वो दिखता है, अगर एब्सेंस सीजर्स ही हैं तो बहुत रेयर चीजें हैं, उसका हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो टिपिकल एब्सेंस सीजर जो दिखता है वो 4 से 10 साल के आसपास के एज ग्रुप में दिखता है। और 6 से 8 साल के बीच के ये पीक एज है, जहां पे ज्यादातर बच्चे इसी ग्रुप पे रहते हैं। 6 साल, 7 साल, 8 साल इन सब के बच्चे होते हैं। और ये ज्यादातर टीचर्स कभी कभी स्कूल में नोटिस करते हैं, कभी कभी पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता है। क्योंकि इसके सिम्टम कैसे होते हैं कि क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, टीचर नोटिस करते हैं कि ये बच्चा थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि डे ड्रीमिंग कर रहा है, ये पढ़ते पढ़ते कहीं चला जाता है, खो जाता है। तो देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक तरफ देख रहा है, स्टेयर कर रहा है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद फिर वापस आ जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है, इसकी जो प्रॉपर्टी यही है कि एकदम से शुरू होता है, कुछ देर के लिए रहता है और एकदम से बंद हो जाती है ना। तो एब्रप्ट ऑनसेट बोलते हैं, एब्रप्ट ऑफसेट बोलते हैं। तो एकदम से शुरू होता है, कुछ कर रहा है, खेल रहा है, लिख रहा है, कभी कभी खा रहा है, तो एकदम से रुक जाएगा और बच्चा एक तरफ स्टेयर करने लगेगा, आंखें को कभी कभी हल्का सा ऊपर करता है। उस समय आप बच्चे को पुकारेंगे, नाम से बोलेंगे, उस समय के लिए वो पूरा एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रेन में बहुत उस समय करंट चल रहा होता है सडनली। तो उसकी वजह से उसी की जो एब्सेंस जैसी टेंडेंसी है, उसी के नाम से उसको एब्सेंस सीजर से एब्सेंस एपिलेप्सी बताया गया है। तो ये करीब करीब 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक की ड्यूरेशन रहता है यूजुअली। और ये आपको डेली दिखेगा और ये आपको दिन में कई बार दिखेगा, ये खास बात है। ऐसा नहीं कि आज देखा और 10 दिन बाद देखा, तो वो एब्सेंस सीजर नहीं। एब्सेंस सीजर दिन में 10 से लेकर 100 बार तक हो सकता है। तो इसकी कोई अनकाउंटेबल हो सकती है, छोटे छोटे मल्टीपल्स आपको हो सकता है कि दिख रहा है कि बच्चा कुछ सेकंड के लिए, अगर आपका ऐसा है कि बच्चा कुछ सेकंड के लगता है कि एक तरफ देख के थोड़ी देर के लिए गायब सा हो जाता है और वो डेली बेसिस पे हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली ये सस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये इतना माइन्यूट होता है, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है कि मिस हो जाती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये मिस हो जाती है। और ये मिस होने से क्या हो सकता है कि कुछ बच्चों में जिनकी एब्सेंस सीजर्स रहती हैं, अगर हम उसको समय पे उसको इलाज नहीं करते हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो इन बच्चों को क्या होती है कि ये सीजर्स मेनली होता है ब्रेन में बहुत करंट चलती है, उसकी वजह से ये थोड़ी देर के लिए एब्सेंट से हो जाते हैं। तो ज्यादा करंट चलने की वजह से इन बच्चों में क्या होती है, इनअटेंशन होती है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो एडीएचडी जैसा सिम्टम, जो इनअटेंशन टाइप ऑफ एडीएचडी है, वो बच्चों को रहता है। पढ़ाई में थोड़े कमजोर हो सकते हैं, वो स्लो लर्नर हो सकते हैं, है ना, उनको लर्निंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स वगैरह रह सकता है, किसी किसी को एंजाइटी की दिक्कत होती है। तो ये सारी दिक्कतें जो है एकदम सटल रूप में रहता है, कभी कभी मिस आउट हो जाती है।
तो अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं अगर आपके बच्चों को, तो डेफिनेटली आप एक बार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, क्योंकि कई बार हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं तो मिस आउट हो जाती है। इसके लिए डायग्नोसिस के लिए क्या जरूरी है? डायग्नोसिस के लिए जरूरी है इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी, जो ब्रेन में तार लगा के करते हैं। इसका ईईजी बहुत क्लासिकल होता है। क्लासिकल का मतलब क्या है कि किसी और मिर्गी में इस प्रकार की ईईजी नहीं दिखती है। इसमें टिपिकली ब्रेन का जो करंट की फ्रीक्वेंसी है, इसको टिपिकली 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेक बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज में ही ब्रेन में करंट का डिस्चार्ज रहता है, तो ये इसका डिस्चार्ज बहुत क्लासिकल और टिपिकल होता है। तो कई बार आपके बच्चे को ऐसे सिम्टम रहता है, तो अगर ईईजी रिपोर्टिंग में वो प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो भी मिस आउट हो जाते हैं। तो इसलिए इस बच्चे की ईईजी को हमेशा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को ही देखना चाहिए, क्योंकि ईईजी से ही ये जो है डायग्नोसिस हो जाती है। और एक बात है कि अगर ऐसा कुछ सिम्टम है, तो जैसे आप कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा इस वीडियोस में कैसे बच्चे जो है एब्सेंट सीजर्स किस तरीके से दिखता है वो आपको दिख जाएगा। और ये खास बात है, हम लोग इसको इंड्यूस कर सकते हैं। इंड्यूस का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पेपर अगर है, खाली पेपर से अगर हम बच्चे को पकड़ के फूकने का लगाएंगे तो जल्दी जल्दी अगर सांस लेगा बच्चा, किसी भी जैसे कोई बच्चे जैसे दौड़ने के बाद जो हाँफते हैं जोर जोर से, सांस अंदर बाहर इस तरीके से जो सांस लेते हैं लंबा लंबा, तो इसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जोर जोर से अगर इस पेपर को बस फूकने को बोलेंगे, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, तो ये कंटिन्यू अगर 2 से 3 मिनट के लिए फूकेंगे तो वो एब्सेंट सीजर प्रेसिपिटेट होता है। ये एक सीजर्स की खासियत है। अब इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में कारण डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये इंड्यूस किया जा सकता है। तो आप घर में भी आप देख सकते हैं कि पेपर को लगा के बच्चे को अगर फूकने को बोलेंगे और बच्चे को इस तरीके के सीजर्स आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एब्सेंट सीजर्स है। ठीक है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं। हम भी कभी क्लिनिक में इस तरीके की डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बच्चों को कि एब्सेंट सीजर है कि नहीं है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस जो है ईईजी से ही होता है। और खास बात है, एब्सेंट सीजर्स भी बहुत प्रकार के हैं। अब ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसमें हमेशा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को ही देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि एब्सेंट सीजर्स के अंदर भी कई टाइप के क्लासिफिकेशन। एक होता है टिपिकल एब्सेंट सीजर्स या चाइल्डहुड एब्सेंट एपिलेप्सी। टिपिकल का मतलब है कि जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया वो टिपिकल वाला है, 4 से 10 साल का बच्चा है, केवल एब्सेंट सीजर्स लेके आ रहा है ना, और टिपिकली जो ईईजी है तो वो हो गया टिपिकल एब्सेंट सीजर। और एक होते हैं कि एब्सेंट सीजर विद मायोक्लोनस, है ना, मायोक्लोनिक एब्सेंस बोलते हैं जिसको। मतलब ये जो जब बच्चे को जिस तरीके से एब्सेंस हो रहे हैं उस समय सर का झटका होता है, हाथ का झटका होता है, शरीर का झटका होता है, तो झटके जैसे जो करंट जैसे आते हैं, तो एब्सेंस के साथ में अगर मायोक्लोनस भी है तो वो मायोक्लोनिक एब्सेंस बोलते हैं। कुछ होते हैं कि एब्सेंस के साथ आंख ब्लिंक करता है, ऐसे 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 झिम 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 आंख करेगा, जिसको आईलिड मायोक्लोनिया बोलते हैं, है ना। वो भी एक तरीके से करंट जैसा ही है, आंख का बहुत जल्दी जल्दी फटफट फटफट करता है, जिसको मायोक्लोनिया कहते हैं मेडिकली। तो ये एब्सेंस, आईलिड मायोक्लोनिया विद एब्सेंस बोलते हैं, है ना। अब ये सारी क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका जो है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन अलग है। क्योंकि क्लासिकल एब्सेंस है तो कुछ दवाई ज्यादा काम करती है, एक ही दवाई से अच्छा हो जाते हैं बच्चे, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। 2 साल के आसपास दवाई देंगे तो ईजी भी नॉर्मलाइज हो जाती है। और लेकिन बाकी के जो मैंने आपको कहा, जो मायोक्लोनिक एब्सेंस है या फिर आईलिड मायोक्लोनिया के साथ एब्सेंस है, तो उनकी ईजी भी थोड़ी अलग रहती है और उनमें ट्रीटमेंट भी जो है ज्यादा कई साल देना पड़ सकता है, और उसमें दवाइयों की छनौट भी थोड़े अलग रहती है। ठीक है, तो ये क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एब्सेंट सीजर बोलने से भी नहीं होने वाला है। इसीलिए इसमें एक्सपर्टीज की ही जरूरत है, 100% एक्सपर्टीज की जरूरत है। और आपको इसको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये एब्सेंट सीजर्स एडल्ट में कभी नहीं दिखता, ये केवल बच्चों की समस्या है। बड़े होने के बाद कभी भी एब्सेंट सीजर नहीं होता, ये हमेशा चाइल्डहुड एज में ही होता है। इसीलिए ये डोमेन जो है टिपिकल पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की है। अगर आपके बच्चों को एब्सेंट सीजर्स हैं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें आसपास के, क्या कि आपका मेडिसिन प्रॉपर्ली जा रहा है ना। और एक टाइप की एब्सेंट सीजर्स होती हैं जिसको कहते हैं जुवेनाइल एब्सेंस। जुवेनाइल मतलब थोड़ा बड़े बच्चे जो होते हैं, तो इनका जो एब्सेंस जो सीजर्स आते हैं दिखने में एक जैसा ही लगता है कि सडनली एक थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, एक तरफ देखेंगे, हल्का आई को ब्लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े बच्चे होते हैं, करीब करीब 9 साल से लेकर 12-13 साल के बच्चे होते हैं। अब इन बच्चों को क्या होता है, एब्सेंट सीजर के साथ साथ में
मायोक्लोनिक जर्क्स भी रहते हैं, हाथों का झटका होना, या कभी कभी बड़े सीजर्स, जो जनरलाइज सीजर से बोलते हैं, आंखें बड़ा करके पूरा फुल ब्लोन सीजर्स होते हैं, बड़े वाले जो मिर्गी के जो झटके बोलते हैं, मुंह से झाग आ रहा है सोते समय या जगते समय पूरा झटका आया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। एब्सेंस के साथ साथ में मायोक्लोनस है, प्लस आपका जो बड़ा जनरलाइज सीजर्स है, ये जुवेनाइल एब्सेंस में दिखता है। तो जुवेनाइल एब्सेंस एक प्रकार की बहुत कई साल तक ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है, क्योंकि ये दवाइयों पे थोड़ा रेजिस्टेंट रहती है बहुत बार। तो मैं आपको इतनी सारी प्रकार क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों ये सब पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के में ये अवेयरनेस आए कि एब्सेंट सीजर्स केवल एक टर्म नहीं है, उसके अंदर कई क्लासिफिकेशन है। एक अलग से होती है एटिपिकल एब्सेंस। अब ये सारी जो है आपके एक एक्सपर्टीज ही आपको जो है क्लासिफाई करके एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन से टाइप का है, क्योंकि हर एक टाइप का अपना अपना प्रोग्नोसिस है लॉन्ग टर्म। कुछ कुछ बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी किसी को अलग अलग दवाइयां देनी पड़ती है। तो इसमें डेफिनेटली आपको एक्सपर्टीज का ही ट्रीटमेंट लेना है। तो ये सब मैंने प्रकार की आपकी बात की। अब इसका डायग्नोसिस के लिए हम लोग ईईजी करते हैं। एमआरआई की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, एमआरआई हमेशा नॉर्मल ही रहता है ज्यादातर, है ना। तो अगर हम लोग टिपिकली एब्सेंस, क्लासिकल एब्सेंस लग रहा है तो हम लोग एमआरआई भी नहीं करवाते हैं ज्यादातर, क्योंकि इसमें मिलता कुछ नहीं है एमआरआई में। एमआरआई करते भी हैं तो एमआरआई नॉर्मल रहेगा। अब आखिरी में आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम इसको मिस आउट करेंगे तो एब्सेंट सीजर्स की वजह से बच्चों को क्या हानि हो सकता है। एक तो अटेंशन की बातें जो मैंने आपको कहा, ध्यान फोकस कम रहता है, पढ़ाई में दिक्कत होती है, लर्निंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, थोड़े चंचल हो सकते हैं, कभी कभी किसी किसी बच्चों को मूड प्रॉब्लम, मूड फ्लक्चुएशन, सडनली गुस्सा होना, है ना, एंग्जाइटी, डरना, बहुत ज्यादा डरना, ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स भी एब्सेंट सीजर्स को ट्रीट जो अगर नहीं होते हैं तो ये इस तरीके के सिम्टम रहते हैं। क्योंकि देखिए हमने क्लिनिक में से कई बार देखा है कि 6-6 महीना 8-8 महीना तक सिम्टम डेली बेसिस पे हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, टीचर्स इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं कि इस प्रकार की कुछ सीजर्स होते हैं या एक ये मिर्गी की टाइप है या एपिलेप्सी की टाइप है। तो ये आपको इसके बारे में अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। और आखिरी में मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में अब इसमें देखिए जिस तरीके का ये क्लासिकल एक अलग टाइप की एपिलेप्सी है, दवाई भी इसमें एक अलग प्रकार की दवाई काम करती है जिसको कहते हैं इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड इंडिया में केवल एक ही कंपनी बनाती है, एब्सेंस नाम की सिरप मिलती है, बहुत रेयरली मिलता है, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही कम डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, केवल पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ही प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये आपका टिपिकल एब्सेंस दवाई शुरू करते ही एकदम ड्रामेटिकली, मतलब मैजिकली देखेंगे कुछ दिनों में पूरा का पूरा चला जाता है, और धीरे धीरे 6 महीना 1 साल के बाद इजी रिपीट करेंगे तो वो भी नॉर्मल हो सकता है। तो 2 से 3 साल अगर बिल्कुल दवाई शुरू करने के बाद वो एब्सेंस आना बंद हो गया तो आप धीरे धीरे हम दवाई को 2 से 3 साल में बंद कर सकते हैं। तो किसी किसी बच्चों को एक ही दवाई तो इथोसक्सीमाइड से हो जाती है। फिर बाकी हम लोग किस प्रकार का एब्सेंस सीजर से उसको देख के सोडियम वैल्प्रोएट की दवाई या फिर और भी हैं कुछ ग्रुप की दवाई हैं। तो ये जो सोडियम वैल्प्रोएट और इथोसक्सीमाइड का ही ज्यादा कॉम्बिनेशन बहुत सारे बच्चों में काम करते हैं। इससे भी ठीक नहीं हुआ तो कुछ बच्चों को और भी दवाइयां लगती हैं। तो ये ट्रीटमेंट 2 से 3 साल चलने के बाद मैक्सिमम बच्चों में ठीक हो जाती हैं। हालांकि कुछ कुछ टाइप से जिनको कई साल तक ट्रीटमेंट लग सकता है। तो पेरेंट्स, मैंने आज आप लोगों को एब्सेंट सीजर से एपिलेप्सी के बारे में छोटकरी में ही सही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। अगर आपके बच्चों को इस तरीके के सिम्टम हैं तो आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से डेफिनेटली कंसल्ट करें। अगर आप और इंडिया में और बाहर दुनिया में कहीं भी रहते हैं तभी आप भी अब ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, बाहर के भी कई सारे लोग हमारे इस यूट्यूब के चैनल के वीडियो देख के मैं बहुत सारी जगह से ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप आखिरी में दिया हुआ एक नंबर है, उस नंबर में आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम आपको पूरा मदद करने की कोशिश करेंगे। तो पेरेंट्स, आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज आप इनको शेयर कीजिएगा, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइएगा। और इसके साथ मैं आज आप लोगों से विदा मांगता हूं और इस नई साल की आप सब लोगों को मुबारक देता हूं। ये कहते हुए आज के लिए मुझे विदा दीजिएगा। नमस्कार।